कल शाम को मैं एक पार्टी में गया था। हम लोग एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में थे। बहुत ही अच्छी जगह थी यार, बहुत ही ओपन एयर था, मतलब रूफटॉप है तो। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था वहाँ पे बहुत सारे चांद तारे दिखेंगे। रात बहुत ही अच्छी थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर हमें कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि मुंबई का पोल्यूशन था। पर मज़ा तो बहुत आ रहा था। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। लेकिन दूसरी चीज़ इसके बारे में क्यूरियस था, वो था कि प्लैनेटरी मोशन कैसे होता है। तो ये हमेशा से ह्यूमंस, मतलब सभी, रात को पहले करने को कुछ होता नहीं था तो हमेशा लोग तारे ही देखते थे। और आसमान में जब तारे देखते थे तो अपने आप है ऑब्वियस हो जाता है कि क्यूरियोसिटी हो जाएगी। तारे स्टार्स होते हैं बहुत दूर हैं अर्थ से, तो रिलेटिवली एक ह्यूमन की लाइफ स्पैन में हम देख नहीं पाते तारे किस तरीके से मूव कर रहे हैं। लेकिन प्लैनेट्स ऐसी चीज़ है जो मूव करते हैं तो उनका हमें रिलेटिव मोशन दिखाई देता है। जैसे हम मून को देख के बता सकते हैं अच्छा मून मूव कर रहा है, तारे में मूव करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। उसी तरीके से बाकी प्लैनेट्स, वीनस, मार्स, जुपिटर, जो हम अर्थ से देख पाते थे, उनका मोशन बहुत ज़्यादा लोगों को एक्साइट करता था, ये कैसे हो रहा है, तो उसे प्लैनेटरी मोशन बोला जाता है। और उस मोशन को आप एक दिन में स्टडी नहीं कर सकते, आपको सालों तक तो डेटा कलेक्ट करना पड़ता है कि अच्छा इस साल मार्च में ये यहाँ था, अप्रैल में यहाँ है, मई में यहाँ है, जून में यहाँ है। ऐसा आप सालों तक डेटा कलेक्ट करोगे तब आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। आपके पास बहुत सारा डेटा हो जाएगा, जो कि गलत भी हो सकता है क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। लेकिन उस डेटा को फिर आप एनालाइज करते हो और आपको एक पैटर्न दिखाई देता है। फिर आप कुछ लॉज बना सकते हो कि ये कुछ स्पेशल हेवनली बॉडीज़ हैं जो अपना एक अलग रूल फॉलो करती हैं। वो मून की तरह एक गोल चक्कर में अर्थ के चारों ओर नहीं घूम रही है। ऐसा देखा गया कि वो गोल गोल तो घूमती है, लेकिन जिस पॉइंट के अबाउट गोल गोल घूम रही है वो पॉइंट खुद अलग गोलों में घूम रहा है। तो हमें कुछ फ्लावर्स जैसा उनका मोशन दिखाई देता था। तो लोगों को लगता था ये कुछ स्पेशल हेवनली बॉडीज़ हैं, इनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तो बहुत लोग उनको फिर गॉड या इस तरह की सुपर नेचुरल पावर भी समझने लग गए। लेकिन ओवरऑल ये चीज़ इतनी इतनी क्यूरियोसिटी थी यहाँ पर कि हमारे पास कुछ लॉज आ गए जो कि केपलर्स ने दिए थे। आज हम केपलर्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जोहानस केपलर ने, टाइको ब्राहे ने जो डेटा कलेक्ट किया था उसको एनालाइज किया था और उसके बाद उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन बेस्ड लॉज निकाले। इसका कोई प्रूफ उस वक्त नहीं था, आज हमारे पास प्रूफ है। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्या लॉज हैं। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ एरियाज, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ऐसा बोला गया कि जो हमारा ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है। पहले ऐसा लगता था कि हमारे पास मान लो यहाँ पर अर्थ है तो मून उसके चारों तरफ सर्किल में चक्कर लगाएगा। अगर ये हमारा सन है तो अर्थ उसके चारों तरफ सर्किल में चक्कर लगाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा हमें केपलर ने बताया कि सर्कुलर पाथ नहीं होते हैं, सबके थोड़े एलिप्टिकल होते हैं। मतलब सर्किल ऐसे परफेक्ट सर्किल होगा, उसको आप थोड़ा सा पिचका दो तो हमें इस तरीके का एक एलिप्स मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा सारे के सारे हमारे ऑर्बिट एलिप्टिकल होते हैं। और हमारा जो सन होगा या अर्थ होगी जिसके चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, तो वो सेंटर में नहीं होता है, वो एक फोसाई पे होता है। फोसाई क्या होता है? एक फोकस होता है। सिंगल होता है तो हम उसे फोकस बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा फोकस हो जाते हैं तो उसे फोसाई बोला जाता है, फोसाई। तो हमारे पास किसी भी एलिप्स में 2 फोसाई होते हैं, उनमें से किसी एक पे हमारा प्लैनेट होता है और उसके चारों तरफ उसका सैटेलाइट घूमता रहता है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ ऑर्बिट्स होता है। ओके, लॉ ऑफ एरियाज। एरिया मतलब कौन से एरिया की यहाँ पे बात हो रही है? देखो, अगर ये प्लैनेट यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो किसी भी टाइम इंटरवल में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि उसने एक एरिया को स्वीप किया है, इस तरीके से हवा में एक एरिया को स्वीप किया है। अब केपलर्स लॉ ऑफ एरिया बोलता है कि किसी भी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि एक साल में अगर इतना एरिया स्वीप होता है तो हर साल उतना ही एरिया स्वीप होता जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी उतना ही एरिया स्वीप होगा। ये एरिया की वैल्यू उतनी ही होने वाली है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारा सैटेलाइट यहाँ पर पास में है तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ ज़्यादा होगी, और अगर वो यहाँ पर दूर कहीं है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। क्योंकि एनी टाइम इंटरवल में, किसी भी टाइम इंटरवल में जो एरिया स्वीप होता है वो एरिया बराबर होना है। तो अब ये वाला डिस्टेंस ही अगर कम हो जाएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी को ज़्यादा होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के जो एरिया स्वीप होते हैं वो बराबर होते हैं। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स, यानी कि इसमें बोला गया है कि T² जो टाइम पीरियड होता है एक पूरा इस तरीके से रेवोल्यूशन करने में, इज प्रोपोर्शनल टू R³। यहाँ पर R क्या है? सेमी मेजर एक्सिस फॉर इलिप्स। अब ये सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है? देखो, इलिप्स में हमारे पास 2 एक्सिस हो जाएंगे इस तरीके से। सर्कुल होता तो हमारे पास एक ही रेडियस होता, सब जगह रेडियस ही हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये हो जाती है स्मॉलर, यानी कि माइनर एक्सिस। ये हो जाती है हमारी मेजर एक्सिस। और सेमी मेजर एक्सिस यानी इसका आप हाफ कर दो तो ये हमारा सेमी मेजर एक्सिस हो जाता है।
तो आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये था हमारा लॉज ऑफ पीरियड्स। इस केप्लर्स लॉ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। द फिगर शोज एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट एम अबाउट द सन एस। तो हमारे पास सन है, देखो ये इसके सेंटर में नहीं है, उसके फोकस पे है, वन ऑफ द फोसाई पे है। द शेडेड एरिया एस सी डी इज ट्वाइस द शेडेड एरिया एस ए बी। तो ये एस सी डी हमारा एरिया ट्वाइस है इस एरिया के। इफ T1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C to D, यहां से यहां आने में टाइम लगा है T1, तो यहां से यहां आने में लगा है टाइम T2। हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देखो हमें पता है इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप होता है, तो अगर यहाँ पर T2 टाइम लगा है तो यहाँ पर T2 टाइम में सिर्फ इतना ही एरिया स्वीप होता है, और ये एरिया क्योंकि डबल है तो यानी T1 भी दुगना होगा। हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2। तो हमारा आंसर आ जाता है B, T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2। Kepler's third law states that square of period of revolution t time period जो हो गया of a planet around the sun is proportional to third power of average distance r between sun and planet, i.e. t square is equal to k times r cube। k proportionality constant आ गया यहाँ पर। If the masses of sun and the planet are capital M and small m, and as per the Newton's law of gravitation, force of attraction between them is इतना, here g is the gravitational constant, then relation between g and k is described as। तो हमें g और k के बीच का रिलेशन निकालना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट अज्यूम कर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। यहाँ पर हमारे पास है सन जिसका मास है कैपिटल M, यहाँ पर हमारे पास प्लैनेट है जिसका मास है स्मॉल m। इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। हम पहले तो अज्यूम कर लेंगे सन बहुत ज़्यादा भारी है इस प्लैनेट से, यानी कि सन ऑलमोस्ट स्टेशनरी है, सन के साथ कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो ये खाली इस तरफ मूव कर रहा होगा। इसकी कुछ इस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी होगी। हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो जाती है GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, MV स्क्वायर बाई आर, या फिर हम उसको ये लिख सकते हैं M ओमेगा स्क्वायर आर, M ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि यही ग्रेविटेशनल फोर्स इसके सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। अच्छा, ओमेगा और टी में क्या रिलेशन होता है, हम जानते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हम लिख सकते हैं GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर टाइम्स आर। यहाँ पर कितनी चीज़ें हमारी कैंसिल हो जा रही हैं, m से m कट रहा है, और हम लिख सकते हैं देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय GM, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय GM टाइम्स आर क्यूब, और यही तो है हमारा k। तो यहाँ से हमें मिलता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो k की वैल्यू आ जाती है k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM, या फिर हम लिख सकते हैं KGM इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, जो है हमारा आंसर नंबर A। The period of revolution of a planet A around the sun is 8 times that of B. The distance of A from the sun is how many times greater than that of B from the sun? तो हमारे पास दो प्लैनेट है, सन है, मान लो ये हमारा सन है, उससे कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास है प्लैनेट A, हमारे पास कुछ और डिस्टेंस पर है प्लैनेट B। इसका टाइम पीरियड हो जाता है हमारा TA, इसका रेडियस है RA, इसका टाइम पीरियड है TB, इसका रेडियस है RB। हमारे पास केप्लर्स लॉ से क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास आ जाता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हमें पता करना है रेडियस के बारे में रिलेशन, तो हम लिख सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 2/3। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमें पता करना है कि द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन, यानी कि हमें पता करना है आर ए डिवाइडेड बाई आर बी, आर ए डिवाइडेड बाई आर बी। उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारे पास टी ए डिवाइडेड बाई टी बी की पावर 2/3। अच्छा, टी ए डिवाइडेड बाई टी बी की वैल्यू कितनी है, वो है 8 टाइम्स, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 2/3, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। हमारा आंसर इज सी। वैसे यहाँ पे ये तो ऑप्शन हो भी नहीं सकते यार, ये ऑप्शन हो नहीं सकते, इसलिए मतलब फॉर्मूला हमारा ऐसा आता है, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी आपको। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
The distance of Neptune and Saturn from the Sun is nearly 10 raised to the power 13 and 10 raised to 12 meters respectively. Assuming that they move in circular orbits, their periodic times will be in the ratio. तो √10 का रेशियो आने वाला है, मेरे को तो कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं गलत आ सकता है. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमारे पास आता है t² इज प्रोपोर्शनल टू r³. इस बार हमें क्या टाइम पीरियड का रेशियो पता करना है, तो हमें t इज प्रोपोर्शनल टू r³ 3/2 ये आ जाएगा. नेपच्यून और उसका रेशियो पता करना है, तो हम लिख देंगे Tn डिवाइडेड बाई Ts इज इक्वल टू Rn डिवाइडेड बाई Rs की पावर 3/2. इसकी वैल्यू आ जाती है 10 रेज़ टू पावर 13 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 12 इसकी पावर 3/2, यानी कि 10 की पावर 3/2. इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 10√10 विच इज आंसर नंबर सी. हमारा आंसर आ गया. केप्लर्स लॉ उस समय तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड थे, लेकिन हमने जितना भी ग्रेविटेशन में पढ़ा है अब हम इसका थोड़ा थोड़ा प्रूफ देख सकते हैं. पहली बात तो ये कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों होता है. देखो हमारे पास अगर कभी भी कोई बीच में इस तरीके से सन है, तो उसकी तरफ अगर हमें सर्कुलर इस तरीके से ऑर्बिट करना है, परफेक्टली सर्कुलर होना चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे किसी भी सैटेलाइट की वेलोसिटी इस वक्त हमेशा डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो. रेडियस इसका जो भी है, इस v की वैल्यू भी हो जानी चाहिए, इसमें रिलेशन हो जाना चाहिए. F ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r. तभी जाकर के परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट बनने वाला है. अगर वेलोसिटी थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई है ना, रेडियस थोड़ा सा भी कम हो गया, थोड़ी सी भी चीज़ें गड़बड़ हो गई और हमारे पास परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं आएगा, तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, अपने आप फिर हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट आ जाता है और हमारा जो सन होगा उस टाइम फिर वो सेंटर की जगह वन ऑफ द फोसाई पे आ जाता है. देखते हैं लॉ ऑफ एरियाज, इसका प्रूफ क्या है. तो इसमें एक्चुअली हमारे पास एंगुलर मोमेंटम वाली चीज़ काम करती है. एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से हम क्या देखते हैं, मान लो हमारा अगर पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, पार्टिकल नहीं प्लैनेट की इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है, उसका कुछ यहाँ पर रेडियस या फिर डिस्टेंस आप बोल सकते हो, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा. क्यों, देखो ये यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है वो हमेशा यहाँ पर सेंटर की तरफ है. सेंटर मतलब सन की तरफ. फोर्स अगर इस पॉइंट की तरफ है तो यानी कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कोई टॉर्क नहीं होगा. टॉर्क तो होता है फोर्स परपेंडिकुलर से, यहाँ पर कोई भी इधर परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऐसे में इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है. एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, mv r परपेंडिकुलर या फिर mv परपेंडिकुलर अपॉन r. और इसको अगर आप dt टाइम चलाओगे, देखो मान लो यहाँ पर रेडियस है r, इस v परपेंडिकुलर से आप dt टाइम के लिए इसे चला दोगे तो हमें छोटा सा ये वाला एरिया मिल जाता है. तो हर dt टाइम इंटरवल में ये v परपेंडिकुलर r और dt की वैल्यू सेम आने वाली है. अब इसको आप मास से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी सेम ही आ जाता है. इसीलिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है. उससे हम बता सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप होता है. और लॉ ऑफ पीरियड्स, ये भी बहुत ही आसान है. हमारे पास फोर्स होता है Gmm डिवाइडेड बाई r² इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r. यहाँ पर आप v की वैल्यू लिख दोगे या फिर इसको आप लिख सकते हो m⍵² r. ओमेगा की वैल्यू रख दो 2π/t, तो यहाँ से आपको t² इज प्रोपोर्शनल टू r³. सीधे सीधे मिल जाता है. ये हमारे केप्लर्स लॉ के प्रूफ्स हैं. मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पे, जहाँ पर मेरी लाइव क्लासेस होती हैं जो एब्सोल्युटली फ्री है. उनको एक्सेस करने के लिए आप इस लिंक पे आ सकते हो bit.ly/bombphysics. बॉम्ब को फोड़ देना फिजिक्स से. ये क्लासेस होती कहाँ पर हैं, ये क्लासेस होती हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे वो IIT JEE हो, नीट हो, CBSE हो, फाउंडेशन हो. तो आ जाओ मेरी लाइव क्लासेस में, वहाँ पे हम काफ़ी सारी मस्ती करेंगे. उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, अपना फ्री प्लान अनलॉक करना है मेरा कोड विक्रांत यूज़ करके. और अगर आप अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी को एक लेवल अप करना चाहते हो, आप सीरियस हो, कहीं सिलेक्शन चाहिए आपको, तो आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिसके बहुत सारे फायदे हैं. वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च होते हैं इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, और आप अपने डाउट से पूछ सकते हो. तो लाइव इंटरेक्शन का मजा ही कुछ आ रहा है. आ जाओ लाइव इंटरेक्शन करते हैं बॉम्ब फिजिक्स में.